अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हम जो है वो रिग्रेशन स्टडी कर रहे थे और ऑलमोस्ट हमने उसमें एक एग्ज़ाम्पल देखी थी। होप सो आपने वो पूरी वीडियो देख ली होगी और इसमें समझ भी आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट उसमें क्लियर नहीं है तो वो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट हम उसी एग्ज़ाम्पल को कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में हाफ़ छोड़ दी थी। तो उसमें हमने लास्ट जो था वो हमने एरर फाइंड किया था, स्टैंडर्ड एरर एस्टीमेट के फॉर्मूला देखा थे और एग्जांपल में जो था वो हमारे पास टेम्परेचर और ऑक्सीजन कंजम्पशन दो चीज़ें थी, हम उनको लेकर चल रहे थे। देन उसी से नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करने लगे हैं। नेक्स्ट उन्होंने आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर रिग्रेशन पैरामीटर फाइंड आउट करने का कहा था। ये जो ऊपर डेफिनेशन वगैरह लिखे हैं ये जस्ट आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ इसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं है। होपफुली पेपर में जस्ट सॉल्व करने के लिए ही क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल का कहा हुआ है कि एक सेकेंड में इसको मार्क करती हूँ। द ये वाली लाइन हम जस्ट अभी इसको देखते हैं। द विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज कॉल्ड प्रिसीजन ऑफ द एस्टिमेट। द precision can be increased either by decreasing the confidence level or by increasing the sample size। अब विड्थ हमने फाइंड आउट करनी होती है कॉन्फिडेंस इंटरवल की। उन्होंने कहा इसको प्रिसीजन बोलते हैं, मीन्स कितना एक्यूरेट है। उसके बाद अब हम प्रिसीजन को कैसे बढ़ा सकते हैं, दो मेथड हैं, या तो कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर दें या फिर हम सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ कर दें। ये दो मेथड हैं जिसके ज़रिए हम प्रिसीजन मीन्स अपने डाटा की एक्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रिसीजन कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करने के सेपरेट फार्मूला हैं, वो यहाँ पर आगे आएंगे, हम उसको देखते हैं। ऊपर वाला पैराग्राफ भी एक दफ़ा देख लें। स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन फ्रॉम अ सैम्पल प्रोवाइड अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द अननोन पैरामीटर। स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए हम सैम्पल में से अननोन पैरामीटर जो हमें नहीं पता होता हम उसमें एस्टिमेट मतलब कोई पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अ पॉइंट एस्टिमेट कैन बी थाउट ऑफ एज द सिंगल बेस्ट गेस फॉर द पॉपुलेशन वैल्यू। अब हमने जो सैम्पल लिया होता है उसमें से हम जो पॉइंट लेते हैं हम ये गेस करते हैं, उसके बारे में अंदाज़ा होता है कि पूरे डाटा में से पूरी पॉपुलेशन में से ये बेस्ट है। वाइल द एस्टिमेटेड वैल्यू फ्रॉम द सैम्पल इज़ टिपिकली डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। अब हमने जो सैम्पल में से वैल्यू ली है वो पॉपुलेशन पैरामीटर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ऑब्वियसली सैम्पल जो होता है वो पॉपुलेशन का जस्ट एक पार्ट होता है, तो पॉपुलेशन में डिफरेंट ही होगी। द होप इज़ डैट इट इज़ नॉट टू फार अवे। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो हमने अननोन सैम्पल में से पैरामीटर लिया है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के करीब करीब हो, ठीक है, ज़्यादा दूर ना हो। बेस्ड ऑन द सैम्पल estimates it is possible to calculate a range of values that with this designated likelihood include the population value। तो इसी वजह से हम एक रेंज फाइंड आउट करते हैं कि जो हम एस्टिमेटेड वैल्यू कह रहे हैं वो इस रेंज से इस रेंज के दरमियान कहीं पर होगी और इसी रेंज में जो है वो पॉपुलेशन की भी वैल्यू होगी। सच अ रेंज इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। इस रेंज को कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। अब यहाँ पर नोट पढ़ें। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैन बी इंटरप्रेट एज इफ़ वी टेक 100 सैम्पल ऑफ द सेम साइज अंडर द सेम कंडीशन एंड कंप्यूट 100 कॉन्फिडेंस इंटरवल्स अबाउट पैरामीटर one from each sample, then 90 such confidence interval will contain the parameter, not all the constructed confidence interval। ओके इसको इतना डिटेल में नहीं जाएं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपल इतना याद रखें कि 90% उन्होंने आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल बताया हुआ है। इट मीन्स रिमेनिंग आपके पास 10% बचता है 100 में से। तो आप जब फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पे अल्फ़ा के लिए आप 10 लेंगे, ठीक है। नीचे बाकी हमने पढ़ लिया है। कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव दैन द पॉइंट एस्टिमेट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द प्रिसीजन ऑफ द एस्टिमेट। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने ऊपर भी बात की कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो हमें एक रेंज देगा, ठीक है। तो बजाय ये कि हम कोई पॉइंट खुद से उसका एस्टिमेट लगाएं, कोई गेस करें, तो हमारे पास एग्जैक्ट रेंज आ जाती है कॉन्फिडेंस इंटरवल से कि इसी रेंज के दरमियान जो है वो हमारी वैल्यू लाए कर रही होगी। विड्थ फिर हमने कहा कि हम प्रिसीजन चेक करने के लिए फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। यहाँ तक था कॉन्फिडेंस इंटरवल का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने आपको कहा टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट बीटा नॉट इज इक्वल्स टू 3.5। इसमें वही 5
सबसे पहले चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करना है, सिग्निफिकेंस लेवल का देखना है और टी टेस्ट लगाना है। देन आपके पास डिसीजन रूल आता है और फिर आपने रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने होते हैं। इसमें आप देखें हाइपोथेसिस में दो कंडीशन है, या तो वो इक्वल होगा या फिर वो नॉट इक्वल होगा। आपने जैसे ही हाइपोथेसिस को देखना है आपने उसके फ़ौरन साथ डिसीजन रूल को अपने माइंड में ले आना है। इसके डिसीजन रूल दो होते हैं, ठीक है। रिजेक्ट एच नॉट इफ़ टी कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर दैन टी अल्फ़ा ओवर 2n-2, या फिर सेकंड वन डोंट नो इन्होंने क्यों नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम लिख लेते हैं। सेकंड वन हमारे पास होता है डेट टी कैलकुलेटेड शुड बी लेस दैन और इक्वल्स टू -t अल्फ़ा ओवर 2, और इसके साथ हमारे पास n-2 भी होता है, ठीक है। ये हमारा सेकंड डिसीजन रूल है। इन्होंने लिखा नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पर पहले वाला ही जो है वो प्रूव हो गया था ना, इस वजह से नहीं लिखा। लेकिन आपने पेपर में दोनों कैलकुलेट करने हैं, एक पर ही करके नहीं छोड़ देना। तो सबसे पहले आपने हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट किया, देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा, टी टेस्ट आपने लगाने हैं। वो आपको पता है कि जो सैम्पल वाला होता है उसमें से पॉपुलेशन वाले को माइनस करते हैं और स्टैंडर्ड एरर जो है वो उसका सैम्पल वाले का ले लेते हैं, बी नॉट का। स्टैंडर्ड एरर हम पिछली वीडियो में लास्ट पे फाइंड आउट कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। तो या आपने अगर खुद सॉल्व किया है क्वेश्चन तो वहाँ से भी देख लें। तो स्टैंडर्ड एरर जो है वो 0.06 आया था हमारे पास। बी नॉट भी हमने पीछे कैलकुलेट किया था, वो 3.47, और बीटा नॉट इन्होंने आपको दे दिया है 3.5। तो जब आपने ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी। अब डिसीजन रूल क्या है, रिजेक्ट एच नॉट इफ टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी अल्फ़ा ओवर 2n-2। अल्फ़ा ओवर 2n-2 की टेबल वैल्यू ये है। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को कंपैरिजन करें तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि -0.5 जो है यहाँ पर पॉइंट, ओके। और दूसरी तरफ आपने कंपैरिजन करना है 2.447 का। तो इसमें आप कंपैरिजन करें तो आपको दिखेगा कि माइनस वाली वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो ये साइन इस तरफ को लगेगा। अब देखें ये जो नीचे ये आपके पास टी कैलकुलेटेड के लिए उन्होंने आपको दिया हुआ है जो रूल है, इस पर ये फिट आ रहा है, नो। यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो साइन है वो टी कैलकुलेटेड की तरफ को होना चाहिए था, जबकि हमारा जो साइन है वो अपोजिट साइड को आ रहा है। इसका मतलब कि हमने रिजेक्ट नहीं करना एच नॉट को, तो हम यहाँ पर कह देंगे सो डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। इट मीन्स कि जो बीटा नॉट है ना वो 3.5 के इक्वल होगा एच नॉट रिजेक्ट करने का, ये मतलब है। यही था ना कि अगर एच नॉट रिजेक्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब एच वन रिजेक्ट हो रहा है। एच नॉट हमारा करेक्ट है, एच नॉट ये था कि बीटा नॉट 3.5 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब 95% है ना, इट मीन्स कि 95% का मतलब अल्फ़ा जो अब हमारे पास होगा ना वो 5% होगा, क्योंकि हमने कहा जो हमने बोला कि जो रिमेनिंग है ना वो अल्फ़ा है। तो 100 में से 95 माइनस करें 5% आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू है। ये जो है आपके पास फॉर्मूला फिक्स है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, बी नॉट प्लस माइनस टी अल्फ़ा ओवर 2n-2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी नॉट। अब यहाँ पर अगर आपको उन्होंने बीटा नॉट की जगह यहाँ पर उन्होंने आपको बीटा 1 के लिए कहा होता तो भी ये फार्मूला सेम रहना था, बस जहाँ पर बीटा बी नॉट है वहाँ पर b1 आता जाएगा। b1 प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाय 2 आगे n-2, और फिर साथ आपके पास इसमें आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ b1, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ b1 आ जाएगा इसमें, स्टैंडर्ड एरर ऑफ b1। जस्ट आपने b नॉट की जगह b1 लगा देना है, बाकी वैल्यू एज इट इज़ जैसे फाइंड करते हैं। b नॉट हमने कर लिया था, t अल्फ़ा ओवर 2n-2 ये आपने टेबल से देखना है, और स्टैंडर्ड एरर भी हमने पीछे फाइंड आउट कर लिया था। वैल्यूज़ पुट करके आपके पास इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से ना स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, आप कैलकुलेटर यूज़ करते हुए भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि एक ही बार कैलकुलेटर पे सारा कुछ लिखकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे टाइम सेव नहीं होता, इनफैक्ट आपका टाइम ज़्यादा लगता है, आपका आंसर गलत आता है, आपको दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वो टाइम वेस्ट होता है इस सब में। तो आप पहले ही ये कोशिश कर लें कि स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें तो आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आते हैं। अब यहाँ पर आपने पहले इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, देन जो आंसर आएगा उसको आपने 3.47 में से एक बार माइनस करना है और एक बार
प्लस करना है, ठीक है। तो जब आपने लिखना होता है, लिखते हुए आपने पहले लोअर लिमिट लिखनी है, देन आपने अपर लिमिट लिखनी है, ठीक है। ये रूल है, आपने पहले लोअर लिमिट लिखनी है, देन अपर लिमिट लिखनी है। एक चीज़ और जो इसमें आपने मेन याद रखनी है, ठीक है, हाँ, वो हमने इसमें एक चीज़ जो और याद रखनी है वो ये थी कि जब भी हमने प्लस करना है ना, हमारे पास अपर लिमिट आएगी। मींस इन वैल्यूज़ को जब आप प्लस करोगे ना, जो मैंने बोला कि पहले 2.447 को 0.06 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको 3.47 में प्लस करना है। तो प्लस करने से आपके पास अपर लिमिट आएगी जो हमने यहाँ लिखी है, और अगर आप माइनस करोगे तो उसके माइनस करने से आपके पास लोअर लिमिट आएगी जो कि ये लिखी हुई है 3.32। तो ये आपने याद रखना है कि हमेशा प्लस वाली को अपर लिमिट और माइनस वाली को लोअर लिमिट बोलना है। इसमें ये नहीं देखना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है उसको आप अपर कह दो और कौन सी छोटी है उसको लोअर कह दो। नेक्स्ट 5 पार्ट में था टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज़ नो लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई दैट इज़ बीटा 1 इज इक्वल्स टू 0। अब नो लीनियर रिलेशन का मतलब है आपको ये हमने शायद जो मैंने टी टेस्ट या जी टेस्ट वाली वीडियो अपलोड किया, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि लीनियर और नॉन लीनियर वगैरह का कैसे पता चलता है कोरिलेशन में। रूल यहाँ पर भी सेम ही है लीनियर और नॉन लीनियर के लिए, या सिग्निफिकेंस नॉन सिग्निफिकेंस के लिए रूल टेस्ट में सेम ही रहता है। अब उन्होंने आपको कहा है कि नॉन लीनियर रिलेशन आपने शो करने मीन्स आप इसमें सिग्निफिकेंस चेक करोगे। बीटा 1 उन्होंने आपको खुद ही दे दिया 0 के इक्वल है। 5 स्टेप्स आपने पूरे करने हैं। अब 0 और नॉट 0 इट मीन्स इसके डिसीजन रूल 2 होंगे। तो पहले हम एक डिसीजन रूल करेंगे, बाद में सेकेंड। वैल्यूज़ आप काफ़ी पीछे फाइंड आउट कर चुके हो, लाइक B1 भी आप पीछे 0.0878 ये फाइंड आउट कर लिया है। बीटा 1 0 गिवन है और सिग्निफिकेंट एरर भी पीछे फाइंड आउट कर लिया है। जब आप इनको सॉल्व करोगे आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। डिसीजन रूल हमने कहा था रिजेक्ट एच नॉट इफ टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी अल्फा ओवर टू n माइनस 2, और दूसरा था टी कैलकुलेटेड लेस देन और इक्वल्स टू माइनस टी अल्फा ओवर 2 n माइनस 2। इन्होंने यहाँ पर एक का कंपैरिजन किया है क्योंकि एक से ही उनको आंसर पता चल रहा है, लेकिन आपने, मैं फिर से कह रही हूँ, आपने दोनों करने हैं एग्ज़ाम में। ये आपके पास उन्होंने टी की टेबल वैल्यू आपको दी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ का कंपैरिजन कर लें, क्या टी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है टी टेबल की वैल्यू से? नहीं, उस वैल्यू के साथ माइनस है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, इसके साथ हमारे पास जो है वो माइनस का साइन है, -17.6556 आ रहा है। इट मीन्स ये छोटी है। अब ये वाला रूल गलत हो गया। साइन अगर आप इसका लगाना चाहो तो ये ऐसे बन रहा है ना, -17.56। आपने इस वैल्यू का कंपैरिजन करना है 2. इसे पॉइंट नहीं लग रहा, मैं पॉइंट की जगह छोटी सी डैश लगा रही हूँ। 2.447, ठीक है। अब आप देखें कि माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है, इट मीन्स इस तरफ को साइन लगेगा, और ये रूल को अब मैच करें इसके साथ। ये फिट नहीं आ रहा, ये गलत हो गया, ठीक है। इसलिए हमने रिजेक्ट कर देना है एच नॉट को। जब एच नॉट रिजेक्ट हो गया इसका मतलब कि रिलेशन सिग्निफिकेंस है। ये जब भी आपके पास एच नॉट जो है अगर रिजेक्ट हो रहा हो तो आपने यही कहना है कि सिग्निफिकेंट रिलेशन है। ये ज़ुबानी याद रखने वाली बात है, इसको मिक्सअप बिल्कुल नहीं करना। जब भी आप ज़ीरो टेस्ट करो या आपको आ जाए कि सिग्निफिकेंस टेस्ट करें तो आपने यही देखना है। अगर एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है इट मीन्स सिग्निफिकेंट रिलेशन है, अगर एच नॉट डू नॉट रिजेक्ट आएगा इट मीन्स नॉन सिग्निफिकेंस रिलेशन है, ठीक है। टेम्परेचर और ऑक्सीजन कंजम्पशन का यहाँ पर उन्होंने फिर आपको कंस्ट्रक्ट करने का कहा है। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने पीछे बीटा नॉट के लिए किया था, यहाँ पर जो है वो हम बीटा 1 के लिए कर रहे हैं। इसमें चेंज कुछ नहीं है, ये मैं आपको पहले भी इसका ऊपर फार्मूला मैंने बता दिया है जब हम बी नॉट का कर रहे थे। B1 प्लस माइनस टी अल्फा ओवर 2 n माइनस 2 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1 वैल्यूज़ पीछे फाइंड की हुई हैं लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये आपने लिख लेना है, सॉल्व कर लेना है।
बाकी सारा सेम है, जैसे मैंने बोला कि पहले आपने जो मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू है उन्हें मल्टीप्लाई करना है, देन उनसे जो आंसर आ रहा होगा उससे सेकंड वाली को सॉल्व करना है। और उसके बाद ये लोअर और अपर लिमिट है, लिखते हुए लोअर पहले लिखनी है, देन आपने अपर लिमिट लिखनी है। अपर लिमिट जो है वो प्लस करके जो वैल्यू आएगी वो होगी, और लोअर लिमिट जो है वो सब्ट्रैक्शन से आएगी। फिफ्थ सेवन पार्ट में उन्होंने कहा परफॉर्म एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कैलकुलेट और इंटरप्रेट द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का दूसरा नाम हमारे पास एनोवा है। एनोवा, इसको याद रखना है, एग्ज़ाम में आपको नहीं कहा जाएगा कि कंस्ट्रक्ट एनोवा या कुछ भी ऐसा, आपको कह सकते हैं कि परफॉर्म, जैसे यहाँ लिखा है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो आपको पता होना चाहिए इट मीन्स हमने एनोवा कंस्ट्रक्ट करना है। एनोवा से पहले यहाँ पर इन्होंने कुछ पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज ऑल्सो नाउन एज एनोवा टेबल। It tells us the story of how the regression equation counts for variability in the response variable. इससे हमें पता चलता है कि रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो किस तरह जो है वो रिस्पॉन्स वेरिएबल में वेरिएबिलिटी लाती है, मीन्स चेंजेस लाती है। कॉलम लेबल, ये उन्होंने नोवा टेबल को एक्सप्लेन किया, इसकी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल उन्होंने बताया तीन चीज़ें लेते हैं, एक हम रिग्रेशन लेते हैं, सेकंड रेजिड्यूल लेते हैं, और थर्ड टोटल लेते हैं। ये जो रेजिड्यूल है इसको एरर भी बोलते हैं। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर आपने देखना होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स के फार्मूला हैं वो भी हम देखते हैं अभी। फिर उसके बाद ठीक है, ये उन्होंने देखे टोटल वेरिएशन मींस आपको टोटल का फॉर्मूला बता दिया है कि एक्सप्लेन में आपने प्लस कर लेनी है अनएक्सप्लेन। अनएक्सप्लेन जो होती है वो हमारे पास होपफुली यहाँ पर अनएक्सप्लेन जो है, अच्छा नीचे देखते हैं, नीचे लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा किसे कहते हैं। टोटल वेरिएशन जो है वो वाई वैल्यू में कैलकुलेट करनी होती है, तो एस वाई वाई की वैल्यू ही टी टोटल सम ऑफ स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना, टी एस एस की टोटल सम ऑफ स्क्वायर की, यहाँ मेंशन कर लें, जो टी एस एस की वैल्यू होती है ना वो यही होती है जो एस वाई वाई की होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अगर रिग्रेशन की फाइंड आउट करनी है, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ये है बी वन एस एक्स वाई। ये हमारे पास रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर का है बी वन एस एक्स वाई। रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद अनएक्सप्लेन वेरिएशन है, अनएक्सप्लेन में हमने जो है वो अनएक्सप्लेन वेरिएशन है, अनएक्सप्लेन वेरिएशन है, उसमें अनएक्सप्लेन वेरिएशन जो है ना, ओके ठीक है, मैं यहाँ ऊपर भूल गई थी, अनएक्सप्लेन किसे कहते हैं। अनएक्सप्लेन जो है वो एरर को कह रहे थे, ठीक है। अनएक्सप्लेन वेरिएशन एरर जो हमने लिखा था ना, रिग्रेशन एरर और टोटल एनोवा में सोर्स में एरर को अनएक्सप्लेन बोल रहे हैं। आप इतना नहीं इसको मुश्किल बनाओ, इसका मैं आपको सिंपल फार्मूला लिख देती हूँ। जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है ना वो इक्वल होता है रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर प्लस एरर सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर प्लस एरर सम ऑफ स्क्वायर। अब आपको टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, ये है। रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर का भी हमने देख लिया, ये फॉर्मूला है। अब अगर आपको टोटल भी पता चल जाए, रिग्रेशन भी पता चल जाए, आपने एरर फाइंड करने हैं, आप टोटल में से रिग्रेशन को माइनस कर दो, आपके पास एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ओके यहाँ तक डिस्कस हो गया। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम एक चीज़ होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के तीन फार्मूला होते हैं, वो हम देख लेते हैं क्या होते हैं। और नीचे डिग्री ऑफ फ्रीडम चलें यहीं पर देख लेते हैं, नोवा स्टार्ट करने से पहले ही देख लेते हैं। अगर आपने रिग्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करनी है ना, तो रिग्रेशन की यहाँ लिख लें डी एफ। रिग्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास होता है जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे, इट्स सही मेंशन भी नहीं हो रहा है, जितने आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे उनको के कहते हैं, उसमें से आपने वन माइनस कर देना है, ठीक है। ये आपके पास आती है रिग्रेशन की। देन उसके बाद अगर आपने एरर की फाइंड आउट करनी हो, एरर की वैसे मैं दूसरी तरह करती हूँ, लेकिन जो आपके नोट्स में फॉर्मूला दिया है ना वो दिया हुआ है n माइनस के। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और k मीन्स नंबर ऑफ पैरामीटर। उसके बाद आपने अगर टोटल की फाइंड आउट करनी है, टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम आप देख रहे हो, तो वो आपने करनी होती है n माइनस वन, मीन्स जितनी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें से वन माइनस कर दो, आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल की आ जाएगी,
ये अभी तक हमने थोड़ा बहुत एनोवा स्टार्ट करने से पहले एनोवा को डिस्कस किया है। और एनोवा आप हमेशा तब करते हैं जब आपके पास हाइपोथेसिस आपने टेस्ट करना होता है, जब आपने B1 को टेस्ट करना है कि वो 0 के इक्वल है या नहीं। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि सिंपल लीनियर में जो है वो हमारे पास इतना कंपलसरी नहीं है एनोवा टेस्ट करना, लेकिन जब मल्टीपल लीनियर आप सॉल्व करेंगे ना वहाँ पर एनोवा कंपलसरी है। यहाँ पर आप एक रूल भी देखेंगे जिसे आपको चेक भी कर सकते हो आप लास्ट पे कि आपने एनोवा जो है वो सही फाइंड आउट किया है, परफॉर्म किया है या नहीं, वो हम आगे चल कर देखते हैं। लास्ट पर इसमें होपफुली मेंशन होगा। तो सबसे पहले आपने हाइपोथेसिस टेस्ट करने लगे हैं आप कि β1 = 0 और नॉट। तो एनोवा कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एनोवा में सबसे पहले सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये तीन चीज़ें हमने पीछे देख ली हैं, रिग्रेशन, एरर और टोटल हमने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये हमारे पास कॉलम डिग्री ऑफ फ्रीडम का होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि रिग्रेशन जो होती है वो k-1, एरर जो होता है वो n-k, मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से नंबर ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब ये है कि आपके पास टोटल x और y कितने हैं। यहाँ पर एक ही x था, एक ही y था, इट मीन्स टोटल 2 हुआ। जब आप मल्टीपल लीनियर में देखोगे वहाँ पर 2x होते हैं और एक y, इसका मतलब टोटल जो होता है वो 3 हो जाता है। तो इस तरह याद रखें। और जब आपने टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करनी है, इट्स n-1, ठीक है। तो यहाँ ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर का कॉलम आ जाता है। सम ऑफ स्क्वायर के भी हमने फार्मूला पीछे देख लिए हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा यहाँ पर भी दोबारा आपको बोल देती हूँ। टोटल सम ऑफ स्क्वायर वही होता है जो हमारे पास TSS हमारे पास वही होता है जो SYY की वैल्यू आप पीछे फाइंड आउट कर चुके हो। इसका मुझे फार्मूला बार बार एक्सप्लेन करने की होपफुली ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस वीडियो देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा, मिल जाएगा फार्मूला। SYY वही होता है जो हमने TSS देखना है। उसके बाद आपने रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर अगर आपने फाइंड आउट करना हो, RSS वो होता है RSS = B1 SXY इज़ इट करेक्ट? B1 SXY था या बीटा नॉट XX? B1, ठीक है, सही लिखा था, B1 SXY। SXY भी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, B1 भी कर चुके हैं, उसको मल्टीप्लाई करें आपके पास सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जब आप टोटल में से रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर को माइनस करेंगे आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है, एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने मीन सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, उसका उन्होंने खुद ही ऊपर में फॉर्मूला मेंशन कर दिया है। जो सम ऑफ स्क्वायर है उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर दें। लाइक ये सम ऑफ स्क्वायर है, इसको आप 1 पे डिवाइड कर दें। हाँ, ये आपके पास सम ऑफ स्क्वायर था, इसको 1 पे डिवाइड करें तो आपके पास मीन सम ऑफ स्क्वायर यही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे एरर का अगर आपने फाइंड करना है, एरर का ये है, ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो 0.1698 को 6 पर डिवाइड करें, आपके पास जो है मीन सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने F कैलकुलेटेड फाइंड करना है। F कैलकुलेटेड सिंपल है, जो मीन सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन का है उसको आपने डिवाइड कर देना है। उसको आपने ओके उसको आपने डिवाइड कर देना होता है इस एरर सम ऑफ स्क्वायर पे, इस वाले पर, ठीक है। मीन सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू को आपने इस नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड कर देना है। 8.7452 को डिवाइड करें 0.0283 पे, तो आपके पास F कैलकुलेटेड की वैल्यू आ जाती है 308.93। ये आपके पास आ गई यहाँ तक। उसके बाद F टेबल से आपने फाइंड आउट करना होता है। टेबल आपने सिग्निफिकेंस सबसे पहले लेवल देखना है, कौन सा लेवल है। अगर आपको गिवन होगा आपने उस लेवल के लिए देखना है। मोस्टली हम जो है वो 5% ही लेते हैं अल्फ़ा को, तो 5% के लिए फाइंड आउट करना है। और ये जो 1 और 6 उन्होंने आपको दिया हुआ है, 1 और 6, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। पहले वाली डिग्रेशन की होती है और सेकंड वाली एरर की होती है। इसका टेबल इजीली अवेलेबल होता है, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी बुक शॉप से ले सकते हैं। तो ये आपको टेबल में जो है F का कॉलम दिया और F का पेज होता है, उसमें उन्होंने अल्फ़ा ऑलरेडी मेंशन किया होता है कि आइदर इट इज़ 0.05 और 0.05 जो भी उन्होंने आपको दिया होगा। आपके पास इस वाली साइड पे V1 मेंशन होता है, इस साइड पे, ठीक है।
और ये नीचे की तरफ को आपके पास V2 मेंशन होता है। लाइक इधर V1 आपको 1 दिया हुआ है, 2 दिया होगा, 3 4 5 सो ऑन। सेम हियर 1 2 3 जो भी आपको आगे काउंटिंग दी होगी। आपने जो है फर्स्ट वैल्यू, इसको यहाँ से थोड़ा रेस करें क्लियर हो। ओके आपने ये फर्स्ट इसमें 1 और 6 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने 1 का मतलब यहाँ से और 6 का मतलब जो यहाँ पर इधर वर्टिकल साइड पे आपके पास, लेट से यहाँ पर आपके पास वर्टिकल साइड में 6 है, तो जो वैल्यू यहाँ पर होगी ये वैल्यू आपने लेनी है, ठीक है। यहाँ वाली वैल्यू आपने लेनी है। अब ये चीज़ आपने टेबल ऐसे देखना है। मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पा रही क्योंकि मैं खुद से सॉल्व नहीं करके दिखा रही टाइम शॉर्टेज की वजह से, तो कुछ और भी अभी मसरूफियात हैं इस वजह से, तो होपफुली समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। ये हो गया हमारा एनोवा कंस्ट्रक्ट पूरा। अब अच्छे से समझ आ गया होगा। सेम इसी तरह जो है टेबल आपने मल्टीपल रिग्रेशन में भी एनोवा का कंस्ट्रक्ट करना है। जाहिर है जब वो मल्टीपल रिग्रेशन है उसमें हमारे पास 2 एक्स होते हैं, 1 वाई होता है मल्टीपल की वजह से, तो उसमें फार्मूला में थोड़ा चेंज आएगा। लाइक सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, उसमें सिर्फ सम ऑफ स्क्वायर के फार्मूला में चेंज आएगा यहाँ पर। और ये भी मतलब होता वहाँ पर भी है एस वाई वाई ही होता है, लेकिन एस वाई वाई का भी जाहिर है अलहदा फार्मूला होगा उसमें। तो रिग्रेशन का मेन जो है फार्मूला यहाँ पर चेंज होगा। बाकी एक यहाँ पर चेंज आएगा मल्टीपल में। यहाँ पर हम के जो है वो 2 पैरामीटर्स होते हैं, 2 लिखते हैं, उसमें हमारे पास 3 होगा, 3 - 1 = 2। बाकी सब सेम है, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है। यहाँ से ही अच्छे से सीख लें तो आपको आगे कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब ये जो नीचे 3 वैल्यूज़ दी हैं ना, इनको इग्नोर कर दें, इनमें कुछ नहीं है, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। बच्चे इसको देख पता नहीं क्या सोचते हैं कि क्यों दिए हैं। आप देखो तो पहली जो उन्होंने एस लिखी है ना, ये एरर की वैल्यू है, तो ये यहाँ पर लिखना बनता ही नहीं है। ऐसे ही बस कन्फ्यूजन क्रिएट होने के लिए, तो इनको इग्नोर करें। ये आपके पास रूल है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड टी फॉर टेस्टिंग β1 = 0। आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देन आप इसको कैलकुलेट करके देखें। अगर आपका आंसर सेम आ रहा है, इट मीन्स आपने एनोवा में कोई मिस्टेक नहीं की, सही हुआ है। लेकिन अगर आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है तो या तो आपने टी टेस्ट में कोई गलती कर दी है या आपने एनोवा की वैल्यूज़ में कोई गलती कर दी है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एफ = T²। जी ये रूल है, एफ = T²। टी टेबल हमने पीछे टी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हमने β1 के लिए इस वीडियो में परफॉर्म किया है। ये देखें β1 का हमने किया है, गुड, ये तो आसान ही हो गया। ये वैल्यू आई थी टी टेस्ट की -17.56, और यहाँ पर हमने लिखा है जो f होता है वो = होना चाहिए T² के। f की वैल्यू ये आपने टेबल में f कैलकुलेट किया है, तो और t आपने पीछे कैलकुलेट किया है। t की वैल्यू का स्क्वायर लें, वो इक्वल आना चाहिए 308.93 के, ठीक है। अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं, या ऐसा हो सकता है कि जस्ट 0 पॉइंट से अगली वैल्यू का ना एक का डिफरेंस आ जाए। जैसे यहाँ पर 308.93 है ना, तो आपका आ रहा हो 308.89 की जगह 8 आ जाए, या 93 की जगह 92 आ जाए, 9194 इस तरह आ जाए। तो ये नहीं कहना कि गलत है, वो सही होगा, क्योंकि इतनी वेरिएशन आती रहती है ना। कई बार हम पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स ले रहे होते हैं, कुछ लोग 3 ले रहे होते हैं, लेकिन बेटर ये होता है कि 3 डिजिट्स लिए जाएँ करेक्ट के लिए। लास्ट हमारे पास है गुडनेस ऑफ फिट। इसको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। गुडनेस ऑफ फिट का मतलब ये होता है कि जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, क्या वो सही है, मींस के उसके अलावा तो कोई और पैरामीटर नहीं होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसको R² से डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को या गुडनेस ऑफ फिट को। और इसका फॉर्मूला है रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर ओवर टोटल सम ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, ये देखें ये टेबल वाली वैल्यू, टोटल सम ऑफ स्क्वायर ये वैल्यू, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब लेट्स सी अगर आपके पास वैल्यू जो है वो इक्वल आ रही है, वैल्यू जो है वो राउंड अबाउट आ रही है, 100 के पास आ रही है, तो इसका मतलब कि गुडनेस ऑफ फिट है, जो x है वो वाकई ही सूटेबल है
एक्स जो है वो वाकई सूटेबल है वाई के लिए, जो थोड़ा बहुत परसेंटेज 100 से कम आ रही है वो इस वजह से कोई अननोन फैक्टर की वजह से है। लेकिन अगर आपके पास 60% से कम आती है तो इसमें आपने कहना है कि देयर मस्ट बी अनदर फैक्टर x2 जिस पर y डिपेंड कर रहा है, कि मतलब x1 के अलावा भी कोई और फैक्टर है जिस पर y जो है वो डिपेंड कर रहा है। देन फिर आप उसकी y2 वो लोगे, फैक्टर सर्च करोगे x2, देन उसके लिए आप गुडनेस ऑफ फिट कैलकुलेट करोगे। फिर अगर गुडनेस ऑफ फिट सही आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब कि आप कह दोगे यस x2 सही है। खैर वहाँ तक हमने जाना ही नहीं है, बस यहीं तक आपने रहना है। यहाँ पर आपने बस बता देना है कि अगर ये कम आएगी तो आपने कह देना है कि देयर मस्ट बी एन अदर फैक्टर, फैक्टर बोल रही हूँ, क्या लिखेंगे, देन देयर मस्ट बी एन अदर पैरामीटर कह सकते हो, या देयर मस्ट बी अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं ना, तो यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख देंगे, देयर मस्ट बी अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और बस यहीं तक था। और test the goodness of fit of the regression model by the residual plot. Residual plot, the estimated residuals are defined as the difference between the observed and the fitted value. Test the goodness of fit of the regression by the residual plot. The plot of EI against the corresponding fitted value provide useful information if the plot of residual against is a random scattered and do not show. Okay, if there are some with a variable, it may be indicated of the presence of the outlier. एरर सम ऑफ स्क्वायर इसको कहते हैं। एरर सम ऑफ स्क्वायर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए, ऐसा था एरर। यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, और अच्छा ये देखें लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जो जो हमने अभी नीचे देखा है ना, उसको रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर बोलते हैं। ये लास्ट लाइन इसकी देखें, इफ़ अ मॉडल हैज़ परफेक्ट प्रिडिक्टेबिलिटी द रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर विल बी ज़ीरो एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आर स्क्वायर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर हम मॉडल को परफेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब कि जो अब आप रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर बोलोगे, वो फाइंड करोगे, वो ज़ीरो आना चाहिए। रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ये देखें नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, E इज इक्वल टू वाई माइनस वाई कैप। वाई कैप जो हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट की थी, तो अगर आप y में से y कैप माइनस कर दो आपके पास एरर आ जाएगा। जब आप इसका सबमिशन लोगे तो ये आपके पास ज़ीरो आना चाहिए। अगर ज़ीरो आता है तो आप कह सकते हो कि हमारा परफेक्टली प्रिडिक्टेबल है। और अगर आर स्क्वायर ज़ीरो आ जाता है, आर स्क्वायर मीन्स ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, तो इसका मतलब कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये गुडनेस ऑफ फिट को बता रहा था ना, तो ये गुडनेस ऑफ फिट हमने कहा जब 100 के करीब करीब होगी तब वो गुड है फिट के लिए। अगर 60 से कुछ कम है, 30 से थोड़ी ज़्यादा, 60 से कम है, इनके दरमियान आ रही है, इसका मतलब कि कोई अदर फैक्टर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट अदर वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास आ ही ज़ीरो रही है वैल्यू, तो इसका मतलब हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि ये जो हमने x1 की वैल्यूज़ ली हैं ये y के लिए हैं भी या नहीं, ठीक है। y इस पर डिपेंड कर भी रहा है या नहीं। ज़ीरो से तो हमें कुछ नहीं ना पता चल सकता उसकी गुडनेस ऑफ फिट। और ओके, ये हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ पर यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं थी इतनी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लें। इसकी प्रीवियस एग्जांपल की वीडियो जो है वो इससे पीछे अपलोड होगी, चेक कर लीजिएगा। लेकिन मैं फिर भी इसके फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक एक दफ़ा शेयर कर देती हूँ। आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखें तो फिर ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि हमने आधी वहाँ पर सॉल्व की थी एग्जांपल और हाफ अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।